हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है फास्टनर्स, बंधक। आज हम जानेंगे कि जो फास्टनर्स है या हम कहें बंधक, यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बंधकों के बारे में। तो देखिए, बंधक जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है सेमी परमानेंट और तीसरा होता है परमानेंट। देखिए, बंधक का मतलब होता है कि आज का युग जो है वह कलपुर्जों का युग है, मशीनों का युग है, मोटरों का युग है। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम एक साथ ही उसे ढाल के बना लें, क्योंकि हमें ये पता होता है कि इसके अंदर कई पार्ट ऐसे होंगे जो घिसेंगे, और घिसने के कारण क्या होंगे, उन्हें बदलना ज़रूरी होगा। तो उन्हें बदलने के लिए हम वहाँ पर कुछ इस तरीके की डिवाइसों को या इस तरीके की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें आसानी से खोल करके उसे बदला जा सके। तो इसी प्रकार बांधने वाली जो चीज़ें हैं वही क्या कहलाती है, हमारी फास्टनर्स या बंधक कहलाते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले बात की टेम्परेरी बंधक या अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि ये परमानेंट नहीं होते, मतलब फिक्स नहीं होते हैं। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इन्हें आसानी से खोला जा सकता है और वापस से इन्हें लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से ना तो हमारा बंधक खराब होता है, ना ही हमारा जॉब खराब होता है। इस प्रकार के जो फास्टनर्स होते हैं वह हमारे नट बोल्ट जो हैं यह आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं सेमी परमानेंट की। तो सेमी परमानेंट जो होता है यह अर्धस्थायी जोड़ होता है। जी हाँ, इसमें बंधक को नुकसान होता है लेकिन जॉब को कोई नुकसान नहीं होता। जिस प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे रिविट हो गई आपकी, या फिर हम बात करें सोल्डरिंग। तो जैसा आपने देखा होगा, यदि 2 शीटों को जोड़ने के लिए रिविट का प्रयोग किया जाता है, तो यदि उन शीटों को वापस से हटाना पड़े तो रिविट को काटना पड़ता है, और रिविट कटने के कारण खराब हो जाती है, या हम ये कहें कि उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसमें जॉब को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके के जो हमारे बंधक होते हैं वह हमारे सेमी परमानेंट कहलाते हैं, जिनमें रिबिट और सोल्डरिंग आती है। आपने देखा होगा कि रिबिट को हटाने के बाद वह काम में नहीं ली जाती। इसी तरीके से सोल्डर में भी जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसमें भी जो सोल्डर होता है उसे एक बार काम में लेने के बाद दोबारा से प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद आता है परमानेंट। परमानेंट जो होता है यह हमारे वेल्डिंग होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब वेल्डिंग की जाती है तो 2 जॉबों को वह इस तरीके से जोड़ता है जैसे उसी का ही अंग हो। लेकिन यदि उस वेल्डिंग को हटाई जाए तो उसमें हमारा बंधक तो खराब होगा ही होगा, साथ में जॉब के भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टेम्परेरी बंधकों की। तो टेम्परेरी बंधक में भी हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के यह होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेटल जॉइंट, दूसरा होता है मैकेनिकल जॉइंट। मेटल जॉइंट जो होता है वह हमारे जैसे कि शीट मेटल में शीटों को जोड़ करके आपस में जोड़ करके ही जो जोड़ बनाए जाते हैं वह हमारे मेटल जॉइंट कहलाते हैं, जो कि शीट मेटल में ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि सीम जॉइंट किस प्रकार का होता है, या फिर वहाँ पूछा जाता है कि सीम जॉइंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, वहाँ पर सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीम जॉइंट जो होता है यह किनारों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जी हाँ, जहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि जो शीट है उसे 90 डिग्री के एंगल पे यदि मोड़ रहे हैं लंबी शीट को, तो उसके अंदर जो जॉइंट दिया जाता है वह सीम जॉइंट होता है। इसके बाद बात करते हैं लॉक जॉइंट की। लॉक जॉइंट जो होता है यह इसका भी प्रयोग पूछा जाता है, और इसके लिए यह भी पूछा जाता है कि यह किस तरीके का दिखाई देता है। तो देखिए, सीम जॉइंट जो होता है यह 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से इसे जोड़ा गया है और यह 90 डिग्री के एंगल पर बन रहा है। जबकि यदि हम बात करते हैं लॉक जॉइंट की, तो लॉक जॉइंट आप सीधा देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि शीट को लंबाई में अगर आपस में जोड़ना है तो लंबाई में जोड़ने के लिए हम वहाँ पर लॉक जॉइंट को प्रयोग में लेंगे। इसके बाद एक आता है कैप जॉइंट। कैप जॉइंट जो होता है इसका प्रयोग आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से किसी गोल जॉब को, जब शीट मेटल को गोल आकार दिया जाता है तो उस गोल आकार को जोड़ने के लिए यहाँ पर कैप जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। कैप जॉइंट की खास बात ये होती है कि यह जोड़े जाने वाले जो शीट मेटल है, जैसे कि अभी आपने जो 2 जोड़ देखे जिसमें आपका सीम जॉइंट और लॉक जॉइंट था, तो वहाँ पर हम शीट को आपस में जोड़ रहे थे लेकिन उसमें कोई अन्य शीट मेटल का टुकड़ा काम में नहीं ले रहे थे। लेकिन कैप जॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें अलग से एक शीट मेटल का जो टुकड़ा है वह अलग से लिया जाता है, और हमारी जो एक शीट होती है जिसे जोड़ा जाना होता है उसे हम यू शेप में मोड़ देते हैं। तो और उसके ऊपर यह कैप
केप के रूप में लगा करके इसे कंप्रेस कर देते हैं ताकि यह जॉइंट और मजबूत हो जाए। तो इस तरीके से इसके ऊपर जब केप लगाई जाती है तो यहाँ पर जब जॉइंट बनाया जाता है केप लगा के, तो यह जॉइंट केप जॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मेटल जॉइंट की। मेटल जॉइंट जो होता है इसमें हमारे नट, बोल्ट, वॉशर, स्टड और ये सभी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो की एंड कीवे भी इसी में आ जाते हैं। या हम ये कहें कि देखिए इन्हें भी यदि क्या किया जाए, जैसे नट को अगर यदि बार बार खोला जाए, बोल्ट को खोला जाए या वॉशर को भी बार बार खोल करके हटाया जाए, स्टड को खोला जाए, की एंड कीवे को भी बार बार खोल करके हटाया जाए, तो इसमें इन बंधकों को कोई नुकसान नहीं होता और यह बंधक भी हमारे जॉब को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसीलिए हम इसे टेम्परेरी मैकेनिकल जॉइंट भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हेक्सागोनल नट की। तो हेक्सागोनल जो नट होता है यह देखने में आपको इसके 6 पहलू आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो ये पहलू हैं, या यह कहें कि हम ये जो नट होता है यह रिंग स्पैनर, फिक्स स्पैनर, सॉकेट स्पैनर के द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता है, आसानी से खोला जा सकता है। इसे लगाना और निकालना आसान होता है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके अलावा स्क्वायर नट, इसके अलावा आपने देखे होंगे ज़्यादातर स्क्वायर नट जो होते हैं यह लॉकिंग डिवाइसों के रूप में काम में लिए जाते हैं। जहाँ पर क्या किया जाता है, उन्हें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक हाउसिंग में फिट कर दिया जाता है और यह बेल्ट होता है। उसके बाद यह नट कभी हिलता नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ से जब आप क्या करेंगे कि किसी बोल्ट को लगा के कसेंगे तो यह हिलेगा नहीं, तो आराम से उस जॉब को पकड़ लेगा। साधारणतः इसका उपयोग आपने देखा होगा बैटरियों में, जैसा आपने देखा होगा बाइक की जो बैटरियां होती हैं उनमें इसी तरीके के नट स्लॉट में लगा करके कसे जाते हैं। कैप नट, कैप नट जो होता है यह आर पार नहीं होता, इसके ऊपर एक कैप नुमा ढक्कन लगा होता है। इसका प्रयोग साधारणतः जो टायर होते हैं इनकी रिमों में किया जाता है, क्योंकि यह धूल मिट्टी पर चलने वाले टायर जो होते हैं उनके साथ लगा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कि टायर जो होते हैं वह धूल मिट्टी कीचड़ आदि में चलते हैं। या हम ये कहें कि यदि इनके जो थ्रेड्स होती हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, जो हमारे इसमें स्टड लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर यदि क्या हो जाए आकर के धूल मिट्टी लग जाए और यदि जब हम इसे खोलें, इसकी आवश्यकता पड़े, तो क्या होगा कि वह चूड़ियाँ खराब हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये नट खराब हो सकता है। तो और धूल मिट्टी के कारण हमारे स्टड को भी खराब किया जा सकता है, क्योंकि टायर जो होता है उसके पंचर होने की संभावना 100% रहती है कि वह कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसे खोलने की संभावना भी रहती है बार बार, तो इसीलिए हम वहाँ पर केप नट का प्रयोग करते हैं ताकि इसे धूल मिट्टी से बचाया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैंज नट। देखिए फ्लैंज नट जो होता है इनका प्रयोग हमारे ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा किया जाता है ऐसी जगह पर जहां वाइब्रेशन के कारण नटों के खुलने की संभावना अधिक होती है। वैसे तो वाइब्रेशन होता ही है इंजनों में और उसके खुलने की संभावना भी रहती है, लेकिन इसके वाशर नुमा जो रूप होता है इसमें, जैसा आप देखेंगे कि इसमें वाशर जो होता है इनबिल्ट होता है। क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से बताएं कि किस तरीके का जो नट है वह वाशर के साथ ही ढाल के बनाया जाता है। तो उसका सही जवाब होता है फ्लैंज नट। फ्लैंज नट जो होता है इसके नीचे की तरफ ग्रिपिंग होती है, इसे जब एक बार जॉब के ऊपर लगा दिया जाता है, कस दिया जाता है, तो यह जॉब के ऊपर एक बेहतर ग्रिप बना लेता है, जिसके कारण वाइब्रेशन के कारण इसके खुलने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं डोम नट। डोम नट का जो प्रयोग होता है वह भी सेम केप नट की तरह ही होता है, लेकिन केप नट में यह हिस्सा थोड़ा सा ही बाहर था। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि केप नट में यह हिस्सा हल्का सा ही बाहर की तरफ होता है, जबकि जो डोम नट होता है इसके ऊपर एक पूरा गुंबद नुमा एक रूप होता है, बाहर निकला हुआ होता है। यह भी सामान्यतः कुछ ऐसी, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो बाइक वगैरह होती हैं उनके मेन हेड पर लगे हुए जो 4 बोल्ट होते हैं वहाँ इसे सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। इस हेड को भी बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वह यही है कि जब यदि इसे क्या किया जाए कि किसी स्टड पर लगाया जाए, तो स्टड पे लगाने के बाद यह धूल मिट्टी जो है वह उससे रोकता है। लेकिन इसे लंबा बनाने का उद्देश्य ये होता है क्योंकि अगर इसे सिलेंडर हेड पे लगाया जा रहा है तो देखिए ब्लॉक या हेड की जो गैस्केट होती है वह गर्मी पाके फैलती है, तो वहाँ पर क्लियरेंस बढ़ता है। तो यदि अगर इसे टाइट करना पड़े तो वहाँ पर एक स्पेस रहना जरूरी है। अगर यह स्पेस नहीं दिया जाएगा, केप नट की तरह छोड़ दिया जाएगा, तो ज़्यादा टाइट कर देने पर उसका जो कैप है वह निकल जाएगा,
उखड़ जाएगा, तो जिसके कारण उसमें धूल मिट्टी बैठेगी और उसके चौक होने की, हम ये कहें कि जंग लग के उसके खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए यह जो हेड होता है ये हल्का सा लंबा बनाया जाता है, इसीलिए इसे डोम नट के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपेसिटर नट की। कैपेसिटर नट जो होता है यह एक रिंग के समान ही होता है, लेकिन इसमें हल्की सी हाइट भी दी जाती है। इसका प्रयोग साज सजावटी जगह पर किया जाता है, जहाँ पर लेकिन एक चीज़ और होती है, जैसे कि नोटिस बोर्ड हो गया, यदि वहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम सामान्यतः नट अगर लगा देते हैं तो उसे आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन इस तरीके का यदि एक नट होगा तो उसे खोलने के लिए हमें एक हुक स्पैनर की ही आवश्यकता होगी, उसके द्वारा ही इसे खोला जा सकता है। तो हम ये कह देते हैं कि जहाँ साज सजावटी जगह होती है, हल्की जहाँ पर टाइट करना होता है, जहाँ ज़्यादा ताकत की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर जैसे हम छुपा करके टाइट करना चाहते हैं ताकि उसे हर कोई खोल ना सके, ऐसी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिंग नट की। तो देखिए रिंग नट जो होता है यह भी एक रिंग के रूप में होता है, लेकिन इसमें स्लॉट काटे जाते हैं और इन स्लॉटों में भी हम लोग जो है सी स्पैनर को प्रयोग में लेते हैं खोलने और कसने के लिए। इसका प्रयोग आपने सामान्य देखा होगा कि जो बाइक्स वगैरह होती हैं उनके जो हैंडल होते हैं वहाँ पर इसे लगाया जाता है। रिंग नट जहाँ पर भी प्रयोग किए जाते हैं यह एक साथ दो प्रयोग किए जाते हैं। आपने इसे जीपों के या फिर आपने ट्रैक्टरों के या फिर आपने जो टू व्हीलर हैं उनके अंदर जो आपकी एक्सल वगैरह होती हैं उन्हें आपने देखा होगा टाइट होते हुए। एक्सल को टाइट करने के लिए व्हील के साथ वहाँ पर इस तरीके का एक रिंग नट प्रयोग में लिया जाता है ताकि यह वहाँ लगे हुए बेरिंग को बाहर ना निकलें दे। तो इन्हें लॉक करने के लिए एक साथ दो जो रिंग नट होती है उन्हें प्रयोग में लिया जाता है और इसके बीच में आपने लॉक भी लगे हुए देखे होंगे ताकि यह कभी भी वाइब्रेशन के कारण खुल ना जाए। इसी प्रकार से बाइकों में भी ये लगाए जाते हैं। इसके बाद अगला आता है नर्ल नट। देखिए नर्ल नट का जो उद्देश्य होता है ये भी यही होता है कि इसे हाथ के द्वारा आसानी से खोला या कसा जा सके, जहां पर अधिक बल की आवश्यकता ना हो और खुलने की संभावना भी, उसे बार बार खोले जाने की भी संभावना अधिक होती है, तो वहां पर हम नर्ल नट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा एक थंब नट भी आता है। नर्ल नट और थंब नट में सिर्फ इसकी कॉलर का फ़र्क होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो नर्ल नट होता है इसके ऊपर पूरी तरीके से नर्लिंग की जाती है और यह एक रिंग के रूप में होता है, जबकि आप यहाँ पर थंब नट देखेंगे तो थंब नट में सिर्फ ऊपर का ही भाग, ताकि उसे अंगूठे के दबाव से क्या किया जा सके, खोला या कसा जा सके, लेकिन इसका एक भाग ऐसा होता है जिसके ऊपर चूड़ियाँ नहीं दी जाती है, वह एकदम पतला सा और तीखा सा हम ये कह सकते हैं कि भाग होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा सामान्यतः जो आपके कंपास डिवाइडर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर इसे लगाया जाता है ताकि इसे आसानी से खोला या कसा जा सके। तो इस प्रकार के जो नट होते हैं ये थंब नट कहलाते हैं। जी हाँ, नर्ल नट और थंब नट जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें हल्का सा फ़र्क होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विंग नट की। विंग नट जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विंग का मतलब होता है पंख। यह पंख की तरह होते हैं और इनका प्रयोग भी ऐसी जगह होता है जहाँ बल तो लगाना होता है लेकिन अधिक नहीं लगाना होता, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं हमारे काम में ली जाने वाली हेक्सा आरी जो होती है, उसमें ब्लेड को टाइट करने के लिए इसे काम में लिया जाता है। सामान्यतः एयर क्लीनरों के ऊपर लगा हुआ होता है जिसे हम अंगूठे के दबाव से खोल करके वापस लगा सकते हैं और इसे कसा भी जा सकता है। तो ये चूँकि पंख की तरह होते हैं इसीलिए इसे विंग नट के नाम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे आपके बोल्टों की। तो बोल्टों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।